हाय हेलो एवरीवन। सो हॉस्पिटल सेक्टर के एक स्टॉक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। रेनबो चिल्ड्रन, इस कंपनी के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं, तो उसका एनालिसिस करेंगे, देखेंगे ओवरऑल क्या बिजनेस मॉडल है एंड क्या ग्रोथ हम इस कंपनी से आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इंडिया में हॉस्पिटल सेक्टर जो है वो उन कुछ सेक्टर्स के अंदर आता है जहाँ पे अंडर पेनेट्रेशन बहुत ज़्यादा है। एज वी ऑल नो, जो गैप है बिटवीन नंबर ऑफ पेशेंट्स एंड नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स या टोटल नंबर ऑफ डॉक्टर्स, तो ये गैप काफ़ी बड़ा है। एंड इसीलिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ हॉस्पिटल्स में ही नहीं। इसके साथ में आप डायग्नोस्टिक सेक्टर को भी इंक्लूड कर सकते हो, जिसमें लालपत लैब, विजय डायग्नोस्टिक आते हैं आपके, या हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेसेस को भी आप ऐड कर सकते हो। सो इन तीनों बिजनेसेस, तीनों कैटेगरी के बिजनेसेस के पास में काफ़ी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है एटलीस्ट अगले 1 से 2 डेकेड के अंदर। सो दैट इज द रीजन कि इन सेक्टर्स पे भी हमारा फोकस होना चाहिए। तो हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स आपने सुना होगा, जिसमें बहुत सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, लाइक अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हेल्थ केयर है, मेदांता है आपका, फोर्टिस है। तो ये सारे बेसिकली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की कैटेगरी में आते हैं। वीजा वीज रेनबो चिल्ड्रन जो है, इनका मॉडल इनसे डिफरेंट है, बिकॉज ये हॉस्पिटल जो है ये पीडियाट्रिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है, बिकॉज मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में तो आपकी हर एक तरीके की ट्रीटमेंट होती है, चाहे कोई सीवियर इलनेस हो लाइक कैंसर वगैरह, या कोई नॉर्मल डिजीज हो, तो हर एक चीज़ का थेरेपी ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलता है। बट जो ये पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स होते हैं, सो ऑब्वियसली इनका फोकस सिर्फ बच्चों के ऊपर होता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है दोनों हॉस्पिटल्स के बीच में। रेनबो चिल्ड्रन जो है वो हैदराबाद बेस्ड हॉस्पिटल है। तो नेचुरली इस हॉस्पिटल की जो ज़्यादा प्रेजेंस है वो साउथ में है। हैदराबाद के अलावा ये चेन्नई में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में इनकी प्रेजेंस है। देन दिल्ली में भी इनके 2 हॉस्पिटल्स हैं, अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने एक्सपैंड किया है। बट मेजोरिटी जो प्रेजेंस है इनकी वो सदर्न स्टेट्स के अंदर है। इनके अभी टोटल 19 हॉस्पिटल्स हैं ओवरऑल अगर हम देखें। एंड टोटल नंबर ऑफ बेड अगर आप देखोगे तो 1950 बेड्स हैं इनके टोटल। और इससे अगर हम कंपेयर करें तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इंडिया में नंबर 1 हॉस्पिटल है ये पीडियाट्रिक कैटेगरी के अंदर। सो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में तो नंबर 1 है, लेकिन अगर आप इसका मार्केट कैप देखते हो तो हार्डली 13,000 करोड़ का मार्केट कैप है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि स्कोप ऑफ ग्रोथ जो है वो काफी बड़ा है इस बिजनेस के पास में, एक अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी के पास में। एंड ऑलरेडी अपने अपने कैटेगरी का तो मार्केट लीडर है ही ये। सो ये बेसिक बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। देन एक दो तीन काफी मेजर डिफरेंसेस है अगर आप एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कंपेयर करोगे एक पीडियाट्रिक हॉस्पिटल से। सो 2-3 मेजर डिफरेंस है। जैसे एक तो आ जाता है आपका जो कैपेक्स करना होता है, मतलब किसी भी हॉस्पिटल को नया हॉस्पिटल ओपन करना है या एक नया बेड अगर उन्हें ऐड करना है, तो उसमें पीडियाट्रिक हॉस्पिटल जो है उनकी टोटल जो केपेक्स है वो 30% कम होती है कंपेयर टू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। सो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स को एक्सपैंड करने के लिए, अपने हॉस्पिटल्स को बढ़ाने के लिए उन्हें कम इन्वेस्ट करना है, 30% कम उनका इन्वेस्टमेंट लगेगा कंपेयर टू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। बट इन्वेस्टमेंट कम करके भी अगर आप आरपोप देखते हो, आरपोप का मतलब होता है बेसिकली हॉस्पिटल इंडस्ट्री के अंदर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड, मतलब एक जो हॉस्पिटल्स है, फॉर एग्जांपल अगर उसके 100 बेड हैं तो उनके ऊपर उसका पर बेड कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो ये उससे पता चलता है। इनकी इन्वेस्टमेंट तो 30% कम लगती है पीडियाट्रिक हॉस्पिटल्स की, लेकिन जब आप इनका आरपोप देखते हो तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कंपैरिजन में, इनफैक्ट कुछ हॉस्पिटल से तो बेटर ही है। आज के टाइम पे अगर आप इनका आरपोप देखते हो तो ऑलमोस्ट 54-55,000 के आसपास इनका आरपोप है FY24 के अंदर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ऑपरेशनली ये जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है। प्लस इनके मार्जिन भी अगर हम देखें तो काफी अच्छे मार्जिन है। ये जो रेनबो हॉस्पिटल है इनके ऑलमोस्ट 31-33% के आसपास के मार्जिन रहते हैं इनके। वीजा वीज अगर आप कंपेयर करोगे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के कुछ प्लेयर्स को, फॉर एग्जांपल मैक्स को, अपोलो को या फोर्टिस को, तो उनके मार्जिन इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम है। तो एक और चीज हमें इससे समझ आती है कि इनका जो मॉडल है वो काफी हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे और प्रॉफिट मार्जिन पे डील करता है। सो ऑब्वियसली काफी एसेट लाइट मॉडल है एंड इनको एक्सपैंड करने में भी काफी ज्यादा इजी रहेगा कंपेयर टू मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सो ये 2-3 काफी मेजर डिफरेंस है। देन कंपनी ने काफी अच्छा नीश इन्होंने अपना बिल्ड किया है ओवर द इयर्स हैदराबाद एंड सदर्न स्टेट्स के अंदर। बेसिकली एक तो पहले तो ये हब एंड स्पोक मॉडल में डील करते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हैदराबाद के किसी एक मेन सिटी के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल ओपन कर लिया, जिसमें नंबर ऑफ बेड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हर एक तरीके का डॉक्टर वगैरह होते हैं वहाँ पे, सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। एंड उसके कुछ कुछ डिस्टेंस के ऊपर इन्होंने छोटे छोटे हॉस्पिटल्स ओपन कर दिए, उसको बोलते हैं स्पोक्स।
तो मेन हब आपका मेन सेंटर में आ गया, एंड आपने उसके कुछ डिस्टेंस में कुछ और हॉस्पिटल्स अपने ओपन कर दिए जिसको आप स्पोक्स बोलोगे। अब उसमें होगा क्या कि जैसे अपने जो छोटे छोटे सिटीज है वहां पे अपने अपने छोटे क्लिनिक या जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स है वो ओपन कर दिया है। अब जब भी कोई बड़ा केस आएगा, कोई सीवियर केस आएगा, कोई क्रिटिकल केस आएगा, तो वो जो स्पोक है वो डायरेक्टली उस पेशेंट को हब में रेफर करेगा। जैसे कई सारे आपने देखा होगा कंपनीज का भी होता है, जैसे कोई कंपनी अपना सर्विस सेंटर ओपन करती है तो वो किसी भी स्टेट के मेन सिटी में जाके अपना सर्विस सेंटर ओपन करती है, एंड उसके छोटे छोटे सिटीज में जाके वहां पे वो अपना नॉर्मल स्टोर ओपन करती है। देन किसी कस्टमर को अगर उस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट करानी होती है या रिपेयरमेंट करवाना होता है तो वो प्रोडक्ट जो है वो वापस से उस हब में जाता है, रिपेयर होकर के वापस स्टोर पे आता है। सो बिल्कुल वैसा ही मॉडल है ये हब एंड स्पोक वाला, कि अगर इन केस किसी को कोई सीवियर केस है, कोई क्रिटिकल इलनेस है, तो उसको रेफर किया जाता है हब के अंदर। अब ये ओवरऑल इनका मॉडल है। इसी तरीके से इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को स्टार्ट भी किया था, एंड आगे भी कंपनी इसी तरीके से एक्सपैंड कर रही है। प्लस एक और चीज है, क्योंकि ये पीडियाट्रिक कैटेगरी में है तो इनका जो मोस्टली केस होता है वो काफी इमरजेंसी केस होता है उसमें। सो वहां पे जिस तरीके का स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, जिस तरीके की इक्विपमेंट्स चाहिए होती है, उसमें काफी बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी को, क्योंकि ओवर द इयर्स इनकी जो नंबर ऑफ सर्विसेज हैं वो लगातार कंपनी बढ़ाती जा रही है, ये हॉस्पिटल बढ़ाती जा रही है, एंड इसीलिए इनका कहना है कि वहां के जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो इजीली compete नहीं कर सकते इनके साथ में, बिकॉज इवन इन केस कुछ जो लोकल क्लिनिक्स हैं, अगर कोई सीवियर केस आता है एंड अगर वो किसी और इनके कॉम्पिटिटर के पास रेफर करते भी हैं, तो भी जो वहाँ के कंज्यूमर्स हैं, जो वहाँ के पेशेंट्स हैं, जो वहाँ का लोकल क्राउड है, उनके बीच में रेनबो चिल्ड्रन का एक बहुत बड़ा ब्रांड बना हुआ है कि अगर कोई भी सीवियर केस आ रहा है तो ऑब्वियसली हमें हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो रेनबो चिल्ड्रन का ही रहेगा, बिकॉज काफी पुराना वहाँ पे नाम है, एंड एक आई मीन जो नंबर ऑफ सर्विसेज और जो प्रोफेशनल एडवाइस ये प्रोवाइड करते हैं, वो बाकी के कॉम्पिटिटर्स आज के टाइम पे उस चीज को रेप्लिकेट करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस कंपनी के पास में। देन ऑब्वियसली क्योंकि मोस्टली जो ये केसेस डील करते हैं वो इमरजेंसी होती है, तो इसमें इंटरनेशनल बिजनेस इनका आता नहीं है, हार्डली 2 से 3% का बिजनेस आता है इनका इंटरनेशनल, अनलाइक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जिनका आप देखते हो कि 8 से 10% बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल कस्टमर से आता है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। बाकी अगर हम रिजल्ट देखते हैं कि इस क्वार्टर में परफॉर्मेंस कैसी रही है इनकी, सो इनका जो रेवेन्यू है वो अराउंड 8% से ग्रो हुआ है, 8% की ग्रोथ आई है इनके रेवेन्यू के अंदर। देन मार्जिन्स अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिप हुआ है, 31-32% के आसपास के मार्जिन्स है इनके, और नेट प्रॉफिट में ऑलमोस्ट 4 से 5% का फॉल आया है कंपनी के। सो पैट में थोड़ा सा डी ग्रोथ आया, एंड रेवेन्यू में कुछ खास ग्रोथ आया नहीं है। इनफैक्ट अगर हम पूरे FY24 का नंबर भी देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं रहे हैं, सिर्फ 11% की ग्रोथ आई है कंपनी की, मार्जिन्स ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे है, और नेट प्रॉफिट में सिर्फ 2 से 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। सो इसका मेन रीजन क्या रहा है, बेसिकली इनके मॉडल में जो सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर होता है वो सबसे अच्छा सीजन होता है इस हॉस्पिटल के लिए, बिकॉज सेकंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर में स्कूल्स वगैरह ओपन होते हैं, प्लस वहां पे मानसून रेनफॉल वगैरह की वजह से आप देखते हो कि जो वायरस होता है या फ्लू होता है ये काफी जल्दी स्प्रेड होता है बच्चों के अंदर। सो इनके केसेस वहां पे बढ़ जाते हैं, बिजनेस मोमेंटम काफी अच्छा रहता है इन 2 क्वार्टर्स में। एंड Q1 में क्योंकि हॉलीडेज होते हैं यूजुअली, और Q4 में एग्जाम वगैरह होता है, तो इनमें बिजनेस मोमेंटम जो है वो थोड़ा इनका म्यूटेड रहता है। सो कंपनी का कहना है कि बेसिकली FY24 में एक तो रेनफॉल ठीक तरीके से हुआ नहीं, मानसून अच्छे तरीके से हुआ आया नहीं, प्लस इरेगुलर रेनफॉल होने की वजह से भी थोड़ा सा बिजनेस मोमेंटम इम्पैक्ट हुआ है। इसके साथ में तमिलनाडु के अंदर जो कुछ फ्लड वगैरह के इशू हुए उसकी वजह से भी इनके जो ऑपरेशनल्स हैं उनको थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा। सो ओवरऑल ये रीजंस थे जिसकी वजह से इनका FY24 के अंदर बिजनेस मोमेंटम ओवरऑल अच्छे से प्ले आउट नहीं हो पाया, ग्रोथ वगैरह थोड़ा सा वीक रहा इनका पूरे FY24 के अंदर। FY25 को लेकर के ऑल्दो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, इनका कहना है कि इस फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ अच्छी रहनी चाहिए, बिकॉज कंपनी ने एक्सपेंशन भी किया है। सो इनका टारगेट है कि हर साल हम 100 से 200 नए बेड्स ऐड करते जाएंगे, एंड अभी इनका जो टोटल नंबर ऑफ बेड है वो 1950 है, बट इनका टारगेट है कि FY26 FY27 तक टोटल नंबर ऑफ बेड्स को हमें 2600 तक लेके जाना है। तो मतलब लगातार कंपनी का एक्सपेंशन का प्लान भी है इनका, लगभग 10-11% का एक्सपेंशन रेट कंपनी टारगेट कर रही है। सो एक मॉडल काफी अच्छा है, यूनिक मॉडल है, एंड आई मीन अगर आप इंडस्ट्री का ग्रोथ देखोगे तो ये जो पीडियाट्रिक इंडस्ट्री है इसमें एक्सपेक्टेड है कि 12 से 14% की ग्रोथ आएगी इसमें अगले 1 से 2 साल के अंदर।
एंड रेनबो चाइल्ड अगर हम FY24 को एक्सक्लूड कर दें और अगर आप इस कंपनी का लास्ट 10-11 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो ऑलमोस्ट 22-23% के रेट से इस कंपनी ने अपने सेल्स को ग्रो किया है, टॉप लाइन को ग्रो किया है। सो ट्रैक रिकॉर्ड तो काफी अच्छा रहा है इस कंपनी का, इंडस्ट्री से काफी हायर रेट पे इन्होंने अपने बिजनेस को ओवरऑल ग्रो किया है ओवर द ईयर्स। तो कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी काफी स्ट्रांग है कंपनी के पास में। प्लस अगर आप आई मीन बाकी चीजें भी देखो तो कोई खास कंपटीशन अभी इनका है नहीं इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर, मार्केट लीडर है कंपनी। और इनका मेन ट्रिगर क्या रहेगा ग्रोथ का, कि जो सक्सेस इन्हें साउथ में मिली है वो सेम चीज इन्हें रेप्लिकेट करना है बाकी रीजन्स में। जैसे अभी इनका फोकस है दिल्ली एनसीआर के अंदर एंड ग्रेजुअली जो बाकी के स्टेट्स हैं उसमें इनको इस चीज को आगे रेप्लिकेट करना है। प्लस जिस तरीके का लाइफस्टाइल है आज के टाइम पे, तो वहाँ पे इस तरीके की चीजें आई मीन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं, चाहे हम छोटे बच्चों की बात करें या इवन जो प्रेगनेंसी के केसेस भी हैं उसमें भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है आज के टाइम पे। एंड इसीलिए एक्सपेक्टेड है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहने वाली है आने वाले टाइम में भी। सो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी तो अच्छी है ही, कंपनी में ऑलरेडी मार्केट लीडर है। बाकी आगे ट्रैक करते रहेंगे, अभी कौन कॉल इनका हुआ है तो उसको भी एनालाइज करेंगे, देखेंगे मैनेजमेंट का क्या आउटलुक है एग्जैक्टली FY25 को लेकर के। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था रेनबो चिल्ड्रन के ऊपर। एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, यूनिक बिजनेस मॉडल है। करंट परफॉर्मेंस अनडाउटेडली खराब है, कंपनी की ग्रोथ वगैरह अभी कुछ खास है नहीं, बट अभी इसको ट्रैक करेंगे एंड देखेंगे किस तरीके की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आती है इनकी आने वाले क्वार्टर्स में। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था रेनबो चिल्ड्रन के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।